नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज एक नई वीडियो नई क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस क्लास में हम विशेष विषय के रूप में हिंदी विषय पर जो 100 अंकों का आपका जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पेपर होने वाला है, उसमें पहले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पहला टॉपिक है हमारा, जो कि इस इतिहास के अंतर्गत हमारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी विभाजन हुए वो सभी के सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फ़िलहाल इसे संकल्प बैच के नाम से स्टार्ट किया है और उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ेंगे, प्रभावित होंगे, काफ़ी लोगों में शेयर करेंगे और इससे ज़रूर से ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो बिना कोई देर किए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं पहली क्लास, यानी कि ये पहला जो है वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड। और ये आपकी 2021 में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है जूनियर टेट के थ्रू, जिसमें कि भाषा शिक्षक के अंतर्गत अगर आपने हिंदी भाषा को चुना है तो आपके लिए ये वीडियो बेहतर से बेहतर हो सकती हैं। तो आप सभी लोग, और अगर आपने नहीं चुना है यानी कि जूनियर में नहीं अप्लाई कर सकते लेकिन आप सुपर टेट दे रहे हैं, टेट क्वालिफाई हुआ और आप सुपर टेट दे रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक में हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं उन सभी को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको लाइव मिल रही है तो आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में यानी कि लाइव चैट में आप जो है इन अपने आंसर्स को लिख के भेजें, और नहीं तो आप जो है इसके कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं, या तो एक पेपर पेन लेकर के बैठ सकते हैं और अपने आंसर्स को, जो कि यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बोलने के बाद 1-2 सेकंड का टाइम देंगे और आप अपना आंसर तब तक के सोच लीजिए कि कौन सा होगा और उस नंबर को अपनी कॉपी पर या पेपर पर लिख के रख लीजिए। उसके बाद जब हमारा वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप अपने टोटल नंबर जो है काउंट कर लीजिए कि कहाँ पर हमने कौन सी गलती करी है और कितने नंबर हमने पाए हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारा है साहित्य। साहित्य के बारे में ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। गारसा दत्तासी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उन सभी को हम लेने वाले हैं इसके अतिरिक्त। लेकिन कुछ साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें कि हम यहाँ पर पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। तो साहित्य शिवेतर रक्षते है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है, साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं KVS PGT 2015 में पूछा जा चुका है। इसके विकल्प आपको बताने हैं कौन सा सही। इसमें पहले वाले में 1 और 2 यानी कि शिवेतर रक्षते है और सामान्य के लिए है। दूसरा बता रहा है कि 1, 2, 3 है, साहित्य शिवेतर है, सामान्य के लिए, सबका हित चाहने वाला है। तीसरा बता रहा है 1, 3 और 4 है, यानी कि पहले दूसरे वाले को छोड़कर। और डी बता रहा है तीसरा और चौथा है। तो इसमें आपके अनुसार कौन सा होगा? तो फिलहाल हम आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम देंगे, आप अपने मन में इसको सोच लीजिए। सही उत्तर है बी 1, 2 और 3, यानी कि सामान्य के लिए नहीं है, शिवेतर रक्षते है, सबका हित चाहता है, साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है। इस वाले बी वाले ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? थोड़ा सा मुझे जुकाम है, इसलिए मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा अगर कोई भी दिक्कत हो रही है। और बाकी हम बिना रुके, बिना कोई देर किए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ये क्वेश्चन PGT 2000 में पूछा गया है। ऑप्शन है भामा, राजशेखर, रुयक, आनंदावर्धन, यानी कि आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है, तो यानी कि जो ग्रंथ का नाम है उसमें साहित्य आगे जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा लेखक है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपके अनुसार कौन सा है? और सही उत्तर है रुयक, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य के विषय में सत्य नहीं है
उसकी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, वो बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होनी चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका KVS PGT 14 में पूछा गया है। इसमें आपके अनुसार कौन सा सही उत्तर होगा, आप गेस करें, तब तक मैं अपना आंसर देती हूँ। इसका जो सही ऑप्शन नहीं है वो है डी, वो बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। बाल साहित्य का मतलब है कि किसी भी लेखक के द्वारा, वो चाहे बाल हो यानी कि बाल्यावस्था में हो या युवावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में, वो लिख सकता है। और लेकिन उसमें निबंध उसके जो सही कथन है वो ये है कि उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, क्योंकि बाल साहित्य है, उसको बच्चे पढ़ेंगे। वो बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होनी चाहिए, जिसको पढ़ करके बालक प्रेरित हो, ये होना चाहिए। और मनोरंजक और रोचक नहीं होगी तो बालक नहीं पढ़ेंगे, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सही उत्तर है गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन है? इसका उत्तर भी गारसा दत्तासी है। गारसा दत्तासी के जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे ये क्वेश्चंस क्यों बताए जा रहे हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप ये समझ लीजिए, पहली बार जूनियर शिक्षक भर्ती में भाषा शिक्षक के रूप में हिंदी को विषय बनाते हुए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए, इसके पहले अभी तक कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि आप पुनरावलोकन कर सकें या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे और इन्हीं में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में रखे हुए होंगे, क्योंकि यही साहित्य का इतिहास है। इतिहास तो बदला नहीं जा सकता, और अगर इतिहास को दिया गया है आपके सिलेबस में तो फिर यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कोई बुक अभी मार्केट में नहीं आई है या हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये TGT बेस बुक जो है, जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में, उन सभी को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्नातक लेवल का कोर्स आपका रखा गया है। और स्नातक लेवल के कोर्स में TGT जो यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो कि हाई स्कूल शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, तो आप जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक बनेंगे, लेकिन उतना ही कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बिल्कुल आने वाले हैं और बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कब लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है वो लिखा गया था किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में, क्योंकि गारसा दत्तासी जो है वो फ्रेंच विद्वान थे और उन्होंने अपनी भाषा में इसको लिखा था, और पहला प्रयत्न उन्होंने ही किया था इतिहास लेखन का हिंदी साहित्य के, इसलिए ये फ्रेंच भाषा में ही होता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के ऊपर पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें कि पूछा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किस ग्रंथ को अनुवादित करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन है, इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इनमें से किसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से कराया था? तो ये कराया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ठीक है, तो ये जो है किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न है,
ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? वही क्वेश्चन दोबारा से आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे उत्तर लेंगे। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तस्किराए सुवरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें से कौन सा होगा आंसर? इसमें से भी डी वाला आंसर होगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दिया है? सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं? यानी कि मिश्र बंधु, जिनको हम मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं, उन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का, और उनके नाम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। आपको बताने, इनमें से जो नाम आपको दिख रहे हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, इनमें से कौन से नाम मिश्र बंधुओं के हैं? जिन यानी कि बंधु यानी कि 3 भाइयों के नाम हैं, और वो 3 भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद का लेखन किया हुआ है, ये आपको बताना। यानी कि अगर आप पहली बार इसको सुन रहे हो तो मिश्र बंधु कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो तीनों मिश्र बंधु यानी कि 3 भाइयों के नाम हैं, जो कि आपको इसमें ढूंढ के बताने हैं, मैच करने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी कि गणेश, श्याम और सुखदेव, इन 3 भाइयों के नाम को मिलाकर के इनको मिश्र बंधु कहा जाता है, और इन्होंने ही मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, कितने भागों में ये प्रकाशित हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 भाग, 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। 1934 में, 1913 में, 1910 में, 1900 में, कब ये प्रकाशित हुआ है चौथा भाग इसका? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा 1934। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न के लेखक पूछे जा रहे हैं। अभी हमने बात की थी मिश्र बंधुओं की, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा मिश्र बंधु। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, और ये इतिहासकारों में सबसे बड़ा स्थान रखने वाले सबसे प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार आप इनको कह सकते हैं। बाद के साहित्य में जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन सब में रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को मानक इतिहास माना गया है। कहीं कहीं जैसे आपसे जब भी कुछ पूछा जाता है इस तरह से कि किसके अनुसार, तो आप किसी भी और इतिहासकार का नाम बता सकते हैं, और नहीं तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो आलोचक के रूप में, इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, और सबसे बड़ी बात की निबंधकार के रूप में बहुत अच्छे से आते हैं, और इनके नाम पर ही निबंध का जो काल विभाजन हुआ है, यानी कि निबंध का जो विभाजन हुआ है क्रम के अनुसार, वो शुक्ल जी के नाम पर ही आता है। तो इनका जो रामचंद्र शुक्ल जी को 1929 यहाँ पर क्यों लिखा गया है, तो ये विशेष बात है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु, किसको है? तो रामचंद्र शुक्ल जी को है। 1929 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इनके ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका प्रकाशन वर्ष है, और वो वहाँ पर लिखा गया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अभी अभी हमने ऊपर बताया है 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? प्रश्न को ध्यान से सुने एक बार फिर से, कि कौन से इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किया है?
बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? तो इसमें किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? KVS PGT 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास या शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। इसमें से कौन सा उत्तर आपका गैस हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, सी ऑप्शन वाला यहाँ पर उत्तर सही होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, वो पहले हिंदी शब्द सागर, और ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, इस प्रश्न में 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, इनको आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। जिसे मतलब पहले हिंदी शब्द सागर जो लिखा गया था उसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, ठीक है, उसे बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बना दिया गया, प्रकाशित करा दिया गया, जो कि एक अमूल्य निधि हो गई हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परिपाटी में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? अभी ऊपर हमने यही बात की है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास, इनमें से किसमें किया गया था? सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर में। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरिक प्रचारिणी सभा ने, इंडियन प्रेस ने या राष्ट्रभाषा परिषद ने? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसमें देखिए, नागरिक प्रचारिणी सभा का नाम उस समय सर्वोत्कृष्ट पद पर था, यानी कि हिंदी शब्द सागर जो है वो नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसकी भूमिका में रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो लिखा गया था। बाद में उसे संशोधित करके एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह, इनमें से कौन से नहीं थे? तो ये देख लीजिए, आप पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जो नागरिक प्रचारिणी सभा थी, इसके संस्थापकों में 3 लोगों के नाम आते हैं, ठीक है, इनके संस्थापकों में 3 लोगों ने मिलजुल करके एक संस्थापना की थी नागरिक प्रचारिणी सभा के नाम से, जिसमें से जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से कोई एक बंदा नहीं है, बाकी 3 हैं। तो रामचंद्र वर्मा इसमें नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी आप ध्यान दें, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों ही नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। PGT 13 में पूछा गया, PGT 3 में पूछा गया, TGT 4 में पूछा गया और GIC LT में भी पूछा गया है, ठीक है। तो काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना वाला प्रश्न जो है, इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग के किसी कोने में बिल्कुल यहाँ आप भी संस्थापित कर लीजिए, और इसके प्रकाशन वर्ष को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार टेट और सुपर टेट में भी मतलब पूछा गया है। तो 1893 में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में की गई है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 18 मतलब काशी के नागरों ने प्रचार करने के लिए 1893 की सभा बुलाई, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, यानी कहीं न कहीं से इसको संबंधित कर लीजिए अपने अनुसार, जैसे भी आप याद कर सकते हो। या इस तरह से कि नागरिक प्रचारिणी सभा जो काशी में हुई उसमें 93 लोग शामिल हुए, जिसमें से 3 उसके संस्थापक थे। 3 संस्थापकों में श्याम सुंदर दास, शिव कुमार, और अभी इसके ऊपर हमने चर्चा की है कौन कौन, शिव कुमार, पंडित राम नारायण, यानी कि राम शिव श्याम या शिव राम श्याम, ये 3 जो है उसके संस्थापक रहे हैं। इस तरह से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, आज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। अब इनको पूछा गया है काल क्रमानुसार लिखना है। ये क्वेश्चन LT में पूछा गया था, LT 18 में आया हुआ था, और
18 में जो एलटी की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके अनुसार क्या है, क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की कालक्रम के अनुसार, ये भक्ति काल का प्रश्न बन गया। और इसके बाद पहला कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये आधुनिक काल में, क्योंकि ये 1929 में लिखा गया। और जबकि रामचरितमानस की रचना जो है वो 1532 में 1631 में की गई है। सॉरी, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन सही है सी। रामचरितमानस की रचना 1631 में की गई है। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो 1929 में लिखा गया। अज्ञे द्वारा जो तार सप्तक का प्रकाशन किया गया वो किया गया 1943 में, प्रथम तार सप्तक। और जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी की रचना की है वो की है 1935 में। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कहाँ पर मतलब कौन सा क्रम सटीक बैठ रहा है, तो यही सी वाला क्रम बैठ रहा है सही से। यहाँ पर हमने आपके इस प्रश्न के साथ 4 प्रश्न और तैयार कर दिए। अब आप ये देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1929। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। तो रामचरितमानस 1631। इस तरह से आप इनके साथ, इस प्रश्न के साथ 4 और प्रश्नों को भी तैयार कर चुके हैं। अन्य लेखकों में, यानी कि हम आदिकाल के क्वेश्चंस को ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें जो अन्य लेखक हैं उनमें कुछ नाम यहाँ पर हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। जैसे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, किसने इसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने अनुवाद किया है, किसी मतलब जो दूसरी भाषा में जो इतिहास ग्रंथ था उसका अनुवाद किया है, लेकिन इन्होंने स्वयं अपना कोई ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है। हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, श्री कृष्णलाल, इनमें से कौन है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K, पादरी एडसन ग्रीव्ज, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें से कौन है, तो सही उत्तर है पादरी एडसन ग्रीव्ज। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम है पादरी एडसन ग्रीव्ज। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया, किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर सुमन राजे, बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो इसका भी जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा, वो होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने दूसरा इतिहास के नाम से लिखा है, और यहाँ पर आधा इतिहास के नाम से किसने लिखा है, तो सुमन राजे ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास जी, किसने लिखा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ, इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनमें से कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक को पूछा जा रहा है, जिनका की नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। फ्रैंक E.K, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से कौन है, ये हैं फ्रैंक E.K। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। श्री ब्रज रत्नदास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है वो है
डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक इतिहास को आपको याद रखना है। देखिए, जब हम आधा इतिहास की बात करते हैं, इतिहास के आगे आधा लगा हो तो हो जाएंगी सुमन राजे, सुमन राजे। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे दूसरा इतिहास की, इतिहास के आगे दूसरा लगा हो तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बच्चन सिंह। लेकिन जब वैज्ञानिक लगा हो, आप यहाँ देख सकते हैं वैज्ञानिक लगा हो इतिहास के आगे, तो हो जाएंगे गणपत चंद्र गुप्त। तो इस तरह से आप 3 तो बिल्कुल ध्यान रखिए। इसमें से वैज्ञानिक इतिहास जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? जगमोहन सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से शिकार साहित्य के जो अप्रतिम लेखक हैं वो है श्री राम शर्मा। अब बात करते हैं काल विभाजन की। काल विभाजन में प्रश्न पहला है, मतलब है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इनमें से किसके द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल विभाजन किया है। काल विभाजन करने की जो परंपरा है ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने डाली है। और इसके बाद 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल का जो समय माना है वो माना है 1050 से 1375 तक। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि काल विभाजन में अगर आपको किसी का काल विभाजन याद रखना है तो वो याद रखना है शुक्ल जी का। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, नामकरण, इन सभी को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। और इन पर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो कि पूछे गए हैं, उन्हीं को हम ले रहे हैं इन क्लास के अंतर्गत। तो आपको इसी के माध्यम से पूरा का पूरा आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट भी दिखे। प्लस अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? 1900 से 1950 विक्रमी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी, संवत 1925 से 1975 विक्रमी या संवत 1900 से 1925 विक्रमी। तो आपका सही उत्तर क्या है? चलिए सही उत्तर ले लेते हैं। संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, यानी कि जो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल का, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का जो उन्होंने काल विभाजन किया, उसमें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरह से उन्होंने उत्थान के नाम से इसको विभाजित किया है। और उसमें जो प्रथम उत्थान की समयावधि है वो है 1925 से 1950 विक्रमी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1850 से 1885, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1993 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। तो देखिए यहाँ पर अभी जो इसके पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रथम उत्थान का समय, वो पूछा गया था संवत में, वो क्वेश्चन पूछा गया था संवत में। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ईस्वी सन में।
ईस्वी सन मतलब जैसे 2021 चल रहा है तो ये क्या है, ये ईस्वी सन है, यानी कि सन 2021 चल रहा है। लेकिन अगर आपसे संवत में पूछा जाए तो इसी में आप प्लस 57 वर्ष कर देंगे, यानी कि प्लस 57 ईयर जो है आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2021 में अगर हम ऐड करते हैं 57 तो कितना बनेगा, 8 और 7 यानी कि 2078। इस समय हमारा जो संवत चल रहा है वो 2078 चल रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि संवत और सन में 57 वर्ष का फर्क होता है। संवत सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो यहाँ पर अभी आपसे जो पूछा गया था 1925 से 1950 वाला संवत आपने बताया था, उससे आपको 57 वर्ष माइनस कर देने हैं। सही उत्तर आपका निकल आएगा 1868 से 1893। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी। तो यहाँ पर उन्होंने जो तय किया है वो है 1893 से 1918 ईस्वी, क्योंकि जो उन्होंने प्रथम उत्थान की समय सीमा मानी है वो मानी है 1868 से 1893। तो जब द्वितीय उत्थान पे जाएंगे तो 93 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 93 लिखा हुआ है, यानी कि 1893 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, हरिऔध ने या श्याम सुंदर दास ने। सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने, नहीं सॉरी, यहाँ पर सही उत्तर है ग्रियर्सन ने। इन्होंने लेखन जो काल विभाजन किया है कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। जैसे इन्होंने कहा कि तुलसीदास और दरबारी युग, इस तरह से नाम रखा है इन्होंने, या जो है कौन कौन से नाम रखे हैं, 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, इस तरह से नाम रखा है, या रानी विक्टोरिया का। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे जो नाम हैं वो कवियों लेखकों के लिए हैं या राजाओं के लिए हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1791 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1791 ईस्वी से संवत 1889 विक्रमी। तो आप पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको ईस्वी लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि संवत के साथ ईस्वी नहीं लगता, संवत के साथ विक्रमी लगता है। इस तरह से विक्रमी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा जो निर्धारित की है वो सही है, संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक। अब हम बात करते हैं नामकरण की। इस पर प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं आप सभी को, चाहे आप टेट के लिए पढ़ रहे हो, सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो, या जूनियर शिक्षक भर्ती हिंदी के लिए पढ़ रहे हो, या टीजीटी पीजीटी या जो है जीआईसी लेक्चरर के लिए पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। इन्हीं में से ही आपके सिलेबस को रखा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही हैं जो कि पूछे गए हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, इनमें से कौन सा नाम आपको बताना है जो कि आदिकाल का नहीं है। तो देखिए गद्य काल नहीं है, क्योंकि गद्य काल जो है, गद्य जो शुरू होता है वो शुरू होता है आधुनिक काल से, ठीक है। मतलब गद्य का जो विकास होता है वो आधुनिक काल से होता है, तो आधुनिक काल का नामकरण जो है वो आदिकाल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर बाकी सभी सही हैं। वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा, यानी कि। और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो सभी कालों के नामकरण को एक दोहे के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप उसमें मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, और एक सभी कालों के नामकरण को याद करने के लिए मैंने एक दोहे में उसको बना रखा है और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चाहे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सब कालों के जितने भी अन्य नामकरण हैं और किसने किसने उनका वो नामकरण किया है, इन सभी को उस वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न, ये प्रश्न 10th और 12th लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसकी कहने ही क्या। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या वासुदेव चरण अग्रवाल ने।
देखिए टीजीटी 2004 का प्रश्न है ये। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? द्विवेदी ने कहा, या नगेंद्र ने कहा, या शुक्ल जी ने कहा, या सांकृत्यायन जी ने कहा है? सही उत्तर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है वीर गाथा काल। किसने कहा है आदिकाल को? तो कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? वही प्रश्न आपसे घुमा घुमा के पूछता है बार बार, मतलब एक तरह से आपको यहाँ पर एक तरीका पता चल रहा है किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस तरह से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सीधा सीधा पूछा गया कि हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल को आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। अब यहाँ पर संवत 1050 से 1375 की कालावधि के आधार पर पूछा गया कि वीर गाथा काल किसने कहा, तो आपको यहाँ पर सिर्फ नाम का ध्यान रखना है। किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, इनमें से कौन सा नाम दिया गया है? तो इसमें से ग्रियर्सन ने कौन सा नाम दिया है? इन्होंने दिया है चारण काल। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत नाम इसमें से किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, या डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। नीचे दो ऑप्शन छोटे छोटे लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ पर इस तरह से ध्यान कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं बता भी रही हूँ यानी कि बोल रही हूँ। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, राहुल सांकृत्यायन, है ना। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनमें से किसने दिया है सिद्ध सामंत युग? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन तो और भी है मेरे पीडीएफ में, लेकिन मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रही हूँ। डेली 50 क्वेश्चन का जो है आपको यहाँ पर मैं करवाऊँगी, और ज़रूरत पड़ी तो और भी ज़्यादा करवाऊंगी, या 2 से 3 वीडियो भी एक दिन में आपको दी जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने शुरुआत की है, जो कि 10:30 बजे रात में आपको वीडियो मिलेंगी। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और जो शैली है बोलने की, क्वेश्चन को समझा करके पढ़ाने की, ये भी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, रुचिकर लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करके मेरे जो है मतलब, क्योंकि मैं ये निःशुल्क क्लास दे रही हूँ, और इसलिए दे रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाएं और वो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी बिना किसी डाउट के क्लियर करें, है ना, तैयारी को बेहतर करें। तो आप लोगों का भी योगदान इसमें मुझे मिलना चाहिए, और तभी मैं ये काम कर सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए, या जो है उन्हें पता चले कि हाँ, जिस क्लास के बहुत अच्छे खासे पैसे लिए जा रहे हैं उसे मैं यहाँ पे फ्री में दे रही हूँ, और आपको टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी का बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर जो है आपके जानने में कोई भी जूनियर का टेट दे रहा है, यानी कि जूनियर की ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ रहा है, तो उसको वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं 50 क्वेश्चंस की, जो कि जीके के पूछे जाएंगे। इसके लिए भाई देखिए, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, और परफेक्ट क्या मतलब, बिल्कुल अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ। मैं इसकी तैयारी आपको नहीं करवा सकती, आप किसी भी अन्य चैनल से करें। बाकी आप रात को 10:30 बजे चेक ज़रूर कर लें, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ उनकी व्याख्या के साथ आपको एक अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो टॉपिक यानी कि नोट्स भी साझा किए जाएंगे। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट और जय हिंद।